उस शख्स की बातें सुनते ही वो सारे ही गुंडे चारों तरफ फैल गए। लेकिन वहीं एक गुंडे ने ध्यान दिया कि कोठरी के पिछले हिस्से में 2 पैरों के निशान थे जो कि नदी के किनारे जा रहे थे। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम ठीक हो ना? छत गिरने के बाद प्रत्यक्षा कुछ हद तक ठीक थी। रुद्र बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन वहीं रुद्र को थोड़ी दूर पर बाहर से रोशनी आती दिखाई दी। रुद्र समझ गया था कि इस रोशनी की जगह से शायद उसे बाहर का रास्ता दिख जाए। रुद्र किसी तरह से प्रत्यक्षा को लेकर वहां के मलबे से बाहर निकला और फिर लड़खड़ाते हुए ही प्रत्यक्षा को संभालते हुए उस जगह से दूर जाने लगा। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। सुनो, नीचे उतार दो, तुम्हें चोट आई है। रुद्र बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर चलते हुए रुद्र नदी से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास रुक गया और अपनी गोद से नीचे उतरते हुए प्रत्यक्षा को पेड़ के सहारे टिका के बैठा दिया। रुद्र के माथे से खून बहता हुआ उसके चेहरे पर आ रहा था। प्रत्यक्षा ने अचानक ही अपने बंधे हुए हाथों से रुद्र के चेहरे पर लगे खून को पोंछने लगी। तुम्हें इतनी चोट आई और तुम मुझे चोट लगने से बचाए जा रहे थे। अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे रोकूं इस बहते खून को? तुम बैठो यहाँ। रुद्र इतना ज्यादा थका हुआ था कि प्रत्यक्षा के चेहरे पर हाथ लगाते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से प्रत्यक्षा के सामने बैठ गया। रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा की गोद में अपना सर रख लिया। प्रत्यक्षा ने अपने हल्के हाथों से रुद्र की चोट से बहते खून और छत के मलबे से लगी धूल मिट्टी साफ करने लगी। प्रत्यक्षा जितनी बार रुद्र के घाव को साफ करती, रुद्र उतनी ही जोर से प्रत्यक्षा का हाथ थाम लेता। ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। जो मेरी माँ के साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहता था। तुम्हें खरीदना जरूरी था, वरना एक और मासूम की इज्जत का तमाशा बनता। क्या कह रहे हो? रुद्र, आंखें खोलो अपनी। तुम्हें नहीं होने दूंगा कुछ, अपने पास रखूंगा तुम्हें सबसे दूर। रुद्र आंखें बंद किए हुए बस बड़बड़ाता जा रहा था। प्रत्यक्षा बस रुद्र को देख रही थी, बिना किसी नफरत या डर के। रुद्र बोलते हुए धीरे धीरे चुप हो गया। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए ही रुद्र के गालों को थपथपाया। सुनो ना, तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। तुम भी होश हुए तो मेरा क्या होगा? वो लोग वापस आ गए, हम खतरे में पड़ जाएंगे। उठ जाओ ना रुद्र, सुनो ना। प्रत्यक्षा अपने एक हाथ से रुद्र के गालों को थपथपाती जा रही थी। वो रुद्र को उठा ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक बार फिर से कुछ आवाजें पड़ी। प्रत्यक्षा की सांसें एक बार फिर से अटकने लगी। उसने अपनी धैर्य हुई नजरों को ऊपर उठाया तो पाया कि उसके ठीक सामने वो सारे ही गुंडे खड़े हुए थे जो प्रत्यक्षा और रुद्र को ढूंढ रहे थे। अरे देखो, हमें नहीं पता था कि जान बचाने की जगह ये दोनों आशिकी कर रहे होंगे। प्रत्यक्षा वहीं पास ही पड़े हुए एक पत्थर को अपने हाथ में उठाते हुए उन लोगों से कहने लगी, हम दोनों के पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मार दूंगी। अब कुछ नहीं होने वाला। तुम जैसी चिड़िया जब जाल में फंसने को तैयार हो, सामने ही फड़फड़ा रही हो, फिर हम जैसे शिकारी शिकार आखिर कैसे ना करें। आजा चिड़िया, पकड़ पकड़ाई का खेल खत्म करते हैं। अब हमारे मालिक तुम्हारी लाश देखना चाहते हैं और हमारे साथी तुम्हारा ही हुस्न। जब तुमको मार ही रहे हैं तो कहीं थोड़ा सा अपना मन भी बहला ले। गुंडा आगे बढ़ा और प्रत्यक्षा का हाथ पकड़कर प्रत्यक्षा जमीन पे घिसटती हुई जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रत्यक्षा को खींचने वाला गुंडा और खुद प्रत्यक्षा दोनों ही चौंक गए। प्रत्यक्षा के जिस हाथ को रुद्र ने पकड़ रखा था, अचानक ही उस हाथ को रुद्र ने अपनी ओर खींच लिया। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरी बीवी ने जो कहा वो समझ नहीं आया ना? तुम्हारी मौत सच में तय है। मैं जितना खून खराबे से दूर भागता हूँ, लोगों की मौत उन्हें मेरे पास उतनी जल्दी खींच कर ले आती है। इसे हाथ लगाने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। तो फिर इस लड़की से पहले तुझे ही मार देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। बस शर्त इतनी सी है कि या तो तुम मुझे मार दो या तो फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
रुद्र ने प्रत्यक्षा को पकड़ते हुए हाथ को अपनी ओर खींचते हुए प्रत्यक्षा को आराम से पेड़ की जड़ के पास बैठा दिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया। मैं यही हूं, तुम्हारे पास भरोसा है ना मुझ पर? प्रत्यक्षा ने उन गुंडों की तरफ देखा। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। रुद्र के पास कुछ भी नहीं था। रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने ओर घुमाते हुए प्रत्यक्षा की आंखों पर अपने हाथ को फेरते हुए उसकी आंखों को बंद कर दिया। उसकी आंखों पर उसने अपनी शर्ट की फटी हुई आस्तीन को पट्टी बनाकर बांध दिया। मुझे लगता है अब जो कुछ भी होने वाला है तुम्हें वो सब नहीं देखना चाहिए। प्रत्यक्षा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रुद्र प्रत्यक्षा से कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा देखो जिसे जिंदगी भर ना भूल पाओ। अगर आवाजें परेशान करने लगे ना तो अपने कान पर हाथ रख लेना। बस मैं थोड़ी देर में वापस आया। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा ने बंद आंखों के बावजूद रुद्र को रोकते हुए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को थामते हुए उसे देखने लगा। जिंदा वापस आना। रुद्र प्रत्यक्षा की बात सुनते ही धीरे से मुस्कुरा दिया और प्रत्यक्षा के हाथों को उसके कान पर रख दिया। आंखें बंद होते ही प्रत्यक्षा की सांसें किसी तूफान की तरह तेज हो चुकी थी। तभी उसके कानों में अचानक से ही दर्द भरी चीखें पड़ने लगी। वो चीखें हद से ज्यादा दर्दनाक और भयानक थी। आ रही आवाजों में सिर्फ दर्द ही दर्द था, जैसे कोई किसी को चीर रहा हो। प्रत्यक्षा के कानों में कभी हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी तो कभी चाकू से हाथ पैर चीरने की। हर आवाज के साथ प्रत्यक्षा उस पेड़ के पास बैठी हुई फूट फूट कर रोए जा रही थी और अपने कानों पर हाथ रखकर उन्हें कसते जा रही थी। कुछ वक्त बीत गया था और अचानक ही सारी आवाज एकदम से थम गई। प्रत्यक्षा ने अपने कानों से हाथों को हटाते हुए उस खामोशी को सुनने की कोशिश की। वहां सिर्फ और सिर्फ एक आवाज बची हुई थी जो दर्द में बुरी तरह से कर्रा रही थी और गिड़गिड़ाते हुए रुद्र से कह रही थी, नहीं रुद्र, छोड़ दो, जाने दो, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई हमसे। जो कहा गया है हम वही करेंगे। हमारी गलती नहीं थी इसमें। हमारी उस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम लोग किसी के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए तुम लोगों की जान बख्शी थी मैंने। लेकिन तुम लोग यहाँ पर आने के बाद लड़की की इज्जत लूटने की बातें करने लगे। अगर उसे जान से मारने की कोशिश करते तो भी तुम सबका ये हाल नहीं करता मैं। लेकिन बात जब इंसानियत से गिरने की हो ना, तो ऐसे लोगों के खून से नहाना हद से ज्यादा पसंद है। भूल गए मैं कौन हूं? मेरा नाम रुद्र क्यों है? और फिर प्रत्यक्षा के कानों में एक आखिरी आवाज पड़ी, जैसे किसी की गर्दन मरोड़ के उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया हो। और अचानक ही वो दर्द में चिल्लाती हुई आवाज एकदम से खामोश हो गई। लेकिन एक आवाज थी जो उसके करीब आ रही थी। क्या ये तुम हो? मैं हूं। जख्मी रुद्र उसके ठीक सामने बैठा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपने हाथों को आंख पर बंधी उस पट्टी की तरफ बढ़ाया, लेकिन रुद्र ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से थाम लिया। नहीं, मत खोलो इन्हें, कम से कम अब तो बिल्कुल नहीं। यहां जो कुछ भी हुआ तुम उसे देख नहीं पाओगी। मैं देख लूंगी। तो बताओ, तुम मुझसे अब डरती हो? नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा की बात पर धीरे से मुस्कुराते हुए प्रत्यक्षा के आंसुओं से गीले हो चुके गालों को अपने हाथों से पोंछने लगा। तुम अपनी आंखें मत खोलना, मैं बस 2 मिनट में आया। रुद्र लड़खड़ाते हुए थकी हुई हालत में नदी के पास गया और खुद को साफ करने के लिए उसने डुबकी ली। प्रत्यक्षा ने तुरंत ही अपनी आंखों से पट्टी को हटा दिया और पाया कि उसके सामने का नजारा हद से ज्यादा डरावना था। सामने जंगल की जमीन में बिछे हुए सूखे पत्तों पर खून ही खून बिखरा हुआ था। उस रात के अंधेरे में जहां चांद की हल्की सी रोशनी जमीन को छू रही थी, प्रत्यक्षा वहां पर खून ही देख पा रही थी। यहां तक कि खुद प्रत्यक्षा के पैरों, हाथों और कपड़ों पर भी उन्हीं गुंडों के खून के धब्बे से भर चुके थे जिन्हें रुद्र ने मार दिया था। गुंडों के शरीर से हाथ पैर अलग कर दिए गए थे।
उन्हें देखकर प्रत्यक्षा कांप सी गई थी। तभी अचानक ही रुद्र वहां आ पहुंचा। उसने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया और प्रत्यक्षा को दूसरी ओर घुमाते हुए उस नजारे की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। तुमसे कहा था ना, आंखें मत खोलना। अगर थोड़ी सी बात सुन लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। रुद्र बिना वक्त गवाए वहां से आगे बढ़ गया, पर रुद्र के घाव अब उसे परेशान करने लगे थे। वो अचानक प्रत्यक्षा को लिए हुए ही वहीं जमीन पर गिर गया और देखते ही देखते उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया।